हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ई पाठशाला के चैनल पर। मेरा नाम भारती है और आज मैं आप सभी को चैप्टर 3 फिजिकल एजुकेशन का पढ़ाने जा रही हूँ, योगा एंड लाइफस्टाइल। आप होप्सो आप लोगों ने पार्ट 1 इसका पढ़ लिया होगा। सो आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो योगा एंड लाइफस्टाइल, उससे पहले ज्वाइन कीजिए हमें इन सारे हैंडल्स पर। एंड उसके आगे आज हम पढ़ते हैं कि योगा एंड लाइफस्टाइल के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ क्या होती है। लास्ट क्लास में हमने जो वीडियो में पढ़ा था ओबेसिटी के बारे में, तो उसमें आपने डायबिटीज़ देखा था और उसके बारे में पढ़ा था। बेसिकली ये एक ओबेसिटी में इंक्लूड होता है डायबिटीज़। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये क्या होता है, शुगर, मतलब कि आपकी बॉडी में जो है वो शुगर लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई है ये, कि मतलब हर दूसरे बंदे को क्या है, डायबिटीज़ होती है। हर इंसान का, लगभग हर दूसरे इंसान का डायबिटीज़ होती है या उसका शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है। एपिडेमिक वर्ल्ड वाइड होता जा रहा है ये, मतलब कि बढ़ता ही जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में ये फैलता ही जा रहा है। तो योगा की हेल्प से इसे कंट्रोल में किया जा सकता है और इसके डिजीज़ से बचा जा सकता है। इसके लिए ढेर सारे आसन्स होते हैं, बहुत सारे आसन्स होते हैं जो भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि इसके प्रोडक्शन को और इसको कंट्रोल करने में, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हेल्प मिल सके। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये इंसान अपना डायबिटीज़ चेक कर रहा है। बेसिकली इसे अपनी फिंगर से चेक करा जाता है, आपकी जो 3rd फिंगर होती है उससे इसे चेक करा जाता है। तो अब हम डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ बेसिकली होता क्या और इसमें कौन कौन से आसन हैं जो हम करें तो हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं एंड इसे कम कर सकते हैं। उससे पहले डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से आसन हैं, आपका होता है भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्त आसन और बाकी के भी। सबसे पहले गाइज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो बहुत सारी बीमारियों में सेम आसन है। तो जो भी सेम आसन रिपीट हो रहे हैं उनको मैंने रिपीटिव नहीं लिखा है, क्योंकि एक आसन आपको एक बार समझाना ही मस्ट है। ठीक है, अगर मैं एक बार समझा देती हूँ तो आपको अच्छे तरीके से वो समझ आ जाएगा। तो अगर आप अपनी बुक में से भी पढ़ते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उस आसन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके, और उनका बेसिकली कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो किसी भी आसन को मैंने रिपीट नहीं करा है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। सबसे पहले जो होता है भुजंगासन। भुजंगासन बेसिकली क्या होता है, इसमें आपके सबसे पहले मैं प्रोसीजर बताती हूँ कि करना कैसे होता है। आपको अपनी पूरी बॉडी को ले डाउन करना होता है, मतलब पूरी बॉडी को लेटाना होता है एक फ्लोर पे। उसके बाद आपको अपने जो दोनों हैंड्स होते हैं उन्हें इस पोजीशन में रखना होता है, फ्लैट पोजीशन में रखना होता है। अपने आर्म्स के, अपनी फिंगर्स और ये जो हैंड होता है इसके पूरे बल पे अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रेट करना होता है, हाथ के बल। आपके शोल्डर्स जो है स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी नेक जो है स्ट्रेट होनी चाहिए अपवर्ड पोजीशन में, एंड आपका फेस जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, और आपकी जो पीछे का हेड होता है वो टच होना चाहिए लगभग इससे। और आपके जो फीट होंगे दोनों के दोनों, जो आपके लेग्स होंगे उसके टोज एक दूसरे के ऊपर चढ़े होंगे और फ्लोर पे पूरे तरीके से फ्लैट होंगे। तो ये तो होता है प्रोसीजर करने का कि कैसे किया जाता है भुजंगासन। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, हम फ़ायदे पढ़ते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ्स द स्पाइन। आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उससे ये स्ट्रेंथ करता है, मजबूत करता है। स्ट्रेच करता है आपकी चेस्ट, लंग्स, शोल्डर एंड एब्डोमेन। जो मैंने आपको बताया कि शोल्डर्स हैं, लंग्स हैं, यहाँ जो लंग्स होते हैं उन सबको ये स्ट्रेच कर देता है, जिससे कि आपके एक बॉडी फिगर आता है। टोन्स द बटक्स को एक पोजिशन में लेके आता है ये। स्टिमुलेट्स एब्डोमिनल ऑर्गेन्स, जो आपके एब्डोमिनल ऑर्गेन्स होते हैं उन सभी चीज़ों में ये मतलब कि बढ़ावा देने में पूरा प्रोसेस करता है, उनमें हेल्प करता है। आपको स्ट्रेस रिलीफ करता है और फैटिग मतलब मोटापा आपका कम करता है। आपके हार्ट्स के और लंग्स को ओपन करता है ये। और साइटिका एक बीमारी होती है जिसमें आपका जो बटक से हिस्सा होता है, मतलब ये जो आपके हिप्स होते हैं, यहाँ से लेकर आपका पैर तक जो है वर्क करना बंद कर देता है, या फिर आप वर्क करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब ये जो नीज़ होती है इस पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चलने में, उठने में, बैठने में। तो साइटिका बीमारी को भी ये दूर करता है। और थेरेपी होती है अस्थमा की, ये अस्थमा थेरेपी भी है। सो गाइज आप सभी को ये समझ आया होगा कि क्या होता है। नेक्स्ट हम आसन पढ़ेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसका पहले प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद में बेनिफिट्स बताऊंगी। सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता है, आपकी बॉडी को फ्लोर पे आपको एक सिटिंग पोस्चर होता है, उसमें बैठना होता है पूरा फ्लैट। आपके जो लेग्स होते हैं, टोज, वो पूरे स्ट्रेट होने चाहिए ऐसे। और आपका जो अपर हाफ है, मतलब बॉडी का जो अपर
हाफ फिगर है उसे भी आपको लिटाना होता है एक पोजीशन में और अपने सर से कोशिश करनी होती है घुटनों तक छुआने की। जो लोग घुटनों तक इसे पूरा छुआ देते हैं, नीज तक छुआ देते हैं, उनकी बैक में कभी कोई दिक्कत आती ही नहीं है, उनकी बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये पश्चिमोत्तानासन बेसिकली किसका होता है, अभी तक डायबिटीज़ के लिए होता है और भी बाकी आसनों के लिए। अगर आपकी कमर दर्द होती है तो आप इसका यूज़ उसमें भी कर सकते हैं। तो इससे आपकी एक तो कमर का फ़ायदा होता है और इसमें आपकी जो ये होती है एल्बोज़, ये ज़मीन पे टच होनी चाहिए और अपने हाथों से आपको अपने अंगूठे पकड़ने होते हैं ताकि आपकी बॉडी और ज़्यादा आगे की तरफ को स्ट्रेच हो सके। शोल्डर्स इसमें भी आपके सीधे रहते हैं, आपकी नेक जो है सीधी रहती है, आपकी बैक जो है उसे पूरा स्ट्रेच करना होता है और आपके इसमें जो हिप्स होते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी पूरे प्रेशराइज तरीके से आगे की तरफ आती है तो हमारे हिप्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं बेसिकली इसके, इट स्ट्रेचेस हैमस्ट्रिंग्स, स्पाइन, शोल्डर्स एंड हिप जॉइंट्स। जो मैंने आपको बोला कि हिप जॉइंट्स होते हैं, शोल्डर्स होते हैं, स्पाइन होते हैं, उन सबको स्ट्रेच कर देता है। रिलीव करता है मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट एंड इम्प्रूव्स फर्टिलिटी। जो मेंस्ट्रुअल दिक्कतें आती हैं हमें और इम्प्रूव करता है फर्टिलिटी। जो भी आपके फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है या फिर कोई दिक्कत होती है या कमी होती है तो उसे ये रिलीव करता है, इम्प्रूव करता है। रिड्यूसेस हेडेक, सर दर्द होने से सर दर्द को कम करता है। एंजाइटी, घबराहट को कम करता है। इंसोमिया एंड सिनेसिटीज़, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करता है। रिड्यूसेस एब्डोमिनल फैट्स, फैट्स को कम करता है एंड हेल्प्स मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। तो ये बेसिकली था पश्चिमोत्तानासन जो डायबिटीज़ में यूज़ होता है एंड इसे करने से आपकी डायबिटीज़ भी कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पहले प्रोसीजर बताती हूँ। अपनी बॉडी को आपको ले डाउन करना होता है। इसमें जो लगभग आसन्स हैं वो ले डाउन करने वाले हैं और ये आसन्स आपके चैप्टर में आते ही आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपनी बॉडी को ले डाउन करना होता है एंड पूरी बॉडी को यहाँ से स्ट्रेच करना होता है। आपकी चेस्ट जो है वो अपवर्ड पोजीशन में स्ट्रेच होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने हेड को पूरी तरीके से ज़मीन पे टिकाना होता है, अपने लेग्स को स्ट्रेट करके उठाने होते हैं और उसके बाद हाफ फोल्ड करना होता है और अपने हाथों से अपने पैरों को, घुटनों को पूरी तरीके से पकड़ लेना होता है ताकि ये जो घुटने हैं वो इस आगे की पोजीशन में ना जा सके। ठीक है, बटक्स ऑफ फ्लोर होने चाहिए, बटक्स आपके फ्लोर पे नहीं होने चाहिए। हेड और नेक आपका रिलैक्स्ड होना चाहिए। नीज़ पुल्ड करनी चाहिए क्लोज टू चेस्ट, चेस्ट से टच करने की कोशिश करनी चाहिए नीज़ को। और नीज़ और एंकल्स टुगेदर होनी चाहिए। जो आपकी ये घुटने और जो आपके एंकल्स हैं वो एक साथ होना चाहिए। ये तो है प्रोसीजर इस चीज़ को करने का, पवन मुक्त आसन को। इसके बेनिफिट्स क्या है, ये एसिडिटी, इंडाइजेशन एंड में हेल्प करता है, इनको क्योर करता है, मतलब जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करता है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, एथलेटिक्स पेन, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड वेस्ट पेन। जो लोग बेसिकली पेट की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं या फिर जिन लोगों को पेन होता रहता है या हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, वेस्ट पेन होता है, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये करेंगे तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। इट स्ट्रेंथन्स बैक मसल्स एंड क्योर्स बैक पेन। जो बैक पेन होता है उसके दर्द को मिटाता है और बैक मसल्स जो होते हैं उन्हें मजबूत करता है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फॉर मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर। मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है। और जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो हमें रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये था पवन मुक्त आसन। इसके बाद आता है आपकी जो डिजीज़ है वो अस्थमा कि अस्थमा आखिर होता क्या है और इसमें क्या कौन कौन से आसन हम करें कि इसे क्योर करा जा सकता है। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को प्रॉपर एयर नहीं आती है, ऑक्सीजन वो नहीं इनटेक कर पाता है, तो उसे पंप का या फिर बाकी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि अस्थमा होता क्या है। अस्थमा इज़ अ यूनिवर्सल क्रोनिक एयरवे इनएमिटरी डिजीज ऑफ द एयर पासिस कॉज्ड एक्सेसिव एयर सेंसिटिविटीनेस एंड एरो ऑब्स्ट्रक्शंस। अस्थमा बेसिकली एक यूनिवर्सल क्रॉनिक एयरवे डिजीज़ है, जिसका मतलब क्या होता है कि एयर जो आपके अंदर, मतलब जो नॉर्मल इंसान सांस लेता है और सांस छोड़ता है, तो वो चीज़ कंटिन्यूसली प्रोसेस में नहीं हो पाती है और इसके बीच में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। द डिजीज़ कैन बी मैनेज, कंट्रोल एंड क्योर्ड बाय परफॉर्मिंग वेरियस आसन। ये जो डिजीज़ होती है ये बहुत सारे आसन को परफॉर्म करने से कम की जा सकती है। तो अस्थमा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक ओपन एयरवे होता है, यहाँ पे एयर सैक्स होते हैं, बट जो एयर होती है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं आती है।
तो इसलिए हमें इन्हेलर लेना पड़ता है। तो ये बेसिकली क्या है, इन्हेलर डिवाइस है, ये स्पेसर है जहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन होता है वो कंसिस्ट होता है, एंड ये लंग्स हैं हमारे, और ये एयर सैक्स हैं जिसमें एयर प्रॉपर तरीके से नहीं आती है या फिर इंसान को प्रॉब्लम होती है एयर इनटेक करने में, तो ये उसके लिए। ठीक है, अब इसके लिए अस्थमा के लिए आपका सबसे पहला आसन कौन सा होता है, तो सबसे पहला आसन जो होता है हमारा सुखासन होता है। सुखासन में बेसिकली आपको क्या करना होता है, एक सिटिंग पोस्चर में बैठना होता है अपने बटक्स के ऊपर, और अपने पैरों को जैसे हमारा वो होता है ना, जैसे हम आलती पालती मारते हैं पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाते हैं, तो उसी पोजीशन में आपको बैठना होता है, पैर के ऊपर पैर रख के, और नीज बेंड होनी चाहिए आपकी, नीज आपकी एकदम बेंड होनी चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी, शोल्डर्स एकदम नॉर्मल होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, और आपके जो पाम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होने चाहिए। तो ये होता है सुखासन। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेसिकली इसमें प्रोसीजर बताया कि सिटिंग पोस्चर होना चाहिए, मैंने बता दिया आपको सिटिंग पोस्चर होना चाहिए, क्रॉस लेग, जो लेग होने हैं वो क्रॉस होने चाहिए फ्लोर पे, ब्रिंग करना है एक पैर को दूसरे नी के ऊपर, फिर दूसरे को पहले पैर के ऊपर, आपके दोनों पाम्स जो है आपकी नीज पे रखे होने चाहिए, और आईज क्लोज होनी चाहिए। ब्रीथ करना है स्लोली और कंसंट्रेट करना है ब्रीदिंग पैटर्न पे, मतलब जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर फूलना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर पिचकना चाहिए। कंटिन्यू ब्रीदिंग करें अगर इसी तरीके से 5 मिनट में, तो कंटिन्यू ब्रीद करना चाहिए सेम वे से 5 मिनट तक। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी जो सांस लेने की तकलीफ़ है या फिर आपकी एक हैबिट हो जाती है सांस लेने की, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अस्थमा के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सेकेंड होता है हमारा चक्रासन। चक्रासन को व्हील पोज भी कहते हैं, द व्हील पोज। चक्रासन में बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी जो होती है वो इस तरीके से कर्व हो जाती है, पूरे तरीके से कर्व हो जाती है, जिससे कि आपके बैक, हिप्स, लेग्स, टोज, अंगूठे, उंगलियां, हाथ, एल्बो एंड हैंड, शोल्डर एंड पूरी बॉडी, मतलब एक तरीके से पूरी बॉडी का ये आसन होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, अस्थमा के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसमें आप जब इस पोजीशन में आते हैं, पहले स्ट्रेट खड़ा होना होता है इसमें, फिर अपने हाथ सांस लेते हुए, सांस भरते हुए हाथ ऊपर करने होते हैं, और फिर हाथ ऊपर करने के बाद इस तरफ को अपनी बॉडी को मूव ऑन करना होता है डाउनवर्ड पोजीशन में, और इस स्टेट में खड़े हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं चक्रासन। ये हेल्प किस लिए करता है, स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रॉन्ग करता है हमारे लीवर को, पैंक्रियाज, किडनीज और हार्ट को। इट इज़ गुड फॉर इनफर्टिलिटी ये बहुत बढ़िया होता है अस्थमा के लिए। एंड ऑस्टोपोरोसिस, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि ज़रूरी नहीं है एक आसन सिर्फ एक ही डिजीज़ के लिए है, या फिर एक डिजीज़ के लिए सिर्फ एक ही आसन है। एक डिजीज़ के लिए बहुत सारे आसन हैं, और बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो कई डिजीज़ में वर्क करते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट स्ट्रेंथन्स आर्म्स, शोल्डर, हैंड्स, रिस्ट, लेग्स, बटक्स, एब्डोमेन, स्पाइन। ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ को स्ट्रेंथ कर देता है, एंड एकदम स्ट्रेच कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। स्ट्रेच करता है ये चेस्ट को और लंग्स को, यहाँ से आपकी चेस्ट और जो लंग्स होते हैं उन्हें भी ये स्ट्रेच कर देता है पूरी तरीके से। हेल्प टू स्टिमुलेट द थायराइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे थायराइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उनमें अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी उस पर ये वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज एनर्जी एंड काउंटरैक्ट्स डिप्रेशन है अगर, तो उस चीज़ को ये कम करता है एंड इंक्रीज करता है आपकी बॉडी की एनर्जी। तो ये था चक्रासन का यूज़। नेक्स्ट हमारा होता है गौमुखासन, कि गौमुखासन को काउ फेस पोज भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपकी नेक जो है वो लंबी तरीके से एकदम मतलब स्ट्रेच होनी चाहिए, आपको एक पोजीशन में बैठना होता है, फिर आपको अपना जो लेफ्ट पैर है उसे अपने हिप्स के नीचे लेके जाना होता है, उसकी जो एड़ियाँ होती है हिप्स के नीचे पहुँचानी होती है, और दूसरा पैर वहीं से फोल्ड करके इस पोजीशन में रखना होता है। इसमें आपकी जो नेक है वो स्ट्रेच होनी चाहिए, टॉप आर्म है उसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके रखना होता है, शोल्डर्स हैं उन्हें ईयर्स के साथ टच करना होता है, जैसे ये शोल्डर है तो कोशिश करनी होती है कि ईयर्स के साथ टच हो सके। बॉटम आर्म है उसे अंदर की तरफ मोड़ना होता है, हमारे जो पैर है उसे जो पिंकी साइड होती है उसे दूसरी तरफ डाउन फ्लोर पे रखना होता है, नीज को स्ट्रैक करना होता है, स्पाइन को एकदम सीधा करना होता है। ठीक है, तो ये तो प्रोसीजर था कि आपको कैसे बैठना है गौमुखासन पे, काउ फेस पोज पे। इसके बेनिफिट्स क्या होता है, इट हेल्प्स
टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथ द मसल्स ऑफ द एंकल्स, एंकल्स की मसल्स को स्ट्रेंथ करता है। हिप्स, थाइज, शोल्डर, ट्राइसेप्स, इनर आर्मपिट्स एंड चेस्ट, इन सारी चीज़ को ये स्ट्रेच करता है। सेकेंड, इट इज़ हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइटिका, साइटिका के रोग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इट इन्हेंसेस द वर्किंग ऑफ द किडनीज बाय स्टिमुलेटेड इट दस हेल्पिंग दोज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये किडनी में भी वर्किंग प्रोसीजर सही करता है और जो भी दिक्कतें होती है हमारी किडनी में, लंग में, तो उसे भी ये ठीक करता है। रेगुलर प्रैक्टिस कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड एग्जाइटी, अगर आप इस आसन की, गौमुख आसन की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके स्ट्रेस को और एंजाइटी को, घबराहट को कम कर सकता है। तो ये था गौमुख आसन। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है पर्वतासन, माउंटेन पोज। इसमें आपको अपनी बॉडी को पहले पूरा स्ट्रेट रखना होता है और सांस भरते हुए अपनी बॉडी को नीचे की तरफ पूरा बेंड करना होता है। इसमें आपके बटक्स जो हैं, जो हिप्स होते हैं वो इस पोजीशन में होनी चाहिए और आपके दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट होने चाहिए और आपका जो फेस है वो दोनों हाथों के बीच में से अंदर की तरफ आना चाहिए। एड़ी आप लोगों को उठानी नहीं होती है, फ्लोर पे टच होनी चाहिए। आप लोगों की जो पैरों की उंगलियां होनी चाहिए वो पूरी फ्लोर पे टच होनी चाहिए। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन अराउंड द बॉडी, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी का उसे इम्प्रूव करता है। रिड्यूस करता है मेंटल फैटिग एंड इम्प्रूव्स द मेमोरी, मेमोरी इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इट रिड्यूसेस मसल पेन, जो मसल्स पेन होती है उसे कम करता है, स्पेशली इन बैक एंड नेक रीजन, जो नेक रीजन है और जो बैक है। अब इसमें देखिए बैक पेन कैसे कम हो सकता है, क्योंकि ये पूरा आपका स्ट्रेच हो ही रहा है, तो इसका बैक पेन तो ख़त्म होना मतलब एकदम से जड़ से ख़त्म होने वाली बात है। और नेक प्रेशर कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि आपके यहाँ पे जब आप दोनों हाथों के अंदर अपनी नेक को करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना प्रेशर लगता है, तो वो और अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है मसल पेन। ठीक है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम, रियूमेटिक स्टिफनेस, जो आपकी कार्पल टनल सिंड्रोम होती है उन्हें भी ये हेल्प करता है, उन्हें भी रिड्यूस करने में। इट हेल्प्स इन स्टिमुलेटेड द सिंथेसाइज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और ये हेल्प करता है हमारे जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उन्हें भी सिंथेसाइज करने में। तो ये था पर्वतासन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का वो क्या है? हाइपरटेंशन। की हाइपरटेंशन क्या होती है? बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि आजकल जो है हर इंसान के सर में नॉर्मली दर्द होता ही रहता है। तो हाइपरटेंशन बेसिकली एक ऐसी बीमारी होती है, ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपका नॉर्मली बीपी या फिर चीज़ें जो है हाई रहती हैं। देखिए यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी जिसमें आपका नॉर्मल चेकअप, जैसे आप बीपी चेक करवाना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर आपका, हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो जब आप ना नॉर्मल, आपका जो मतलब किसी भी इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो होना चाहिए 80 से 120 के बीच में, 80 mmHg से 120 mmHg के बीच में, ये स्टेज 1 होती है। इसके बाद अगर जहाँ सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं प्री हाइपरटेंशन के कि हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो वो होता है 80 to 89 से 120 139 के बीच में। तो ये होती है प्री हाइपरटेंशन, मतलब कि सिम्टम्स आने लग जाते हैं, नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर होने लग जाता है या आप लोगों को पता लगने लग जाता है कि हाँ ये चीज़ हमें है। जो स्टेज 3 आती है, मतलब कि जो मतलब होने लग जाता है, पता लग जाता है डॉक्टर्स को कि आपको हाइपरटेंशन है या आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो वो है 90 to 99, 140 to 159। बेसिकली ये भी फिर भी ठीक है, इस लेवल पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं हाइपरटेंशन। बट जब आपका जो हाइपरटेंशन होता है या हाई ब्लड प्रेशर होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर 130 से 160 के बीच में, 130 से 160 के बीच में आ जाए तो आपका 4th स्टेज आ जाती है और वो होती है हाइपरटेंशन की स्टेज। ठीक है। और जो लास्ट स्टेज होता है जिसमें इसमें हाइपरटेंशन में आपको बहुत सारे ब्रेन्स की भी सिम्टम्स आ सकते हैं या फिर ब्रेन के भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो जो आपकी लास्ट स्टेज आती है वो होती है 110 से 180 के मिड में, 180 पॉजिटिव। अगर 180 प्लस हो जाता है तो फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना मतलब इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। इन चारों एज में तो आप फिर भी एक बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं अपना, बट जब आपकी ये स्टेज आ जाती है, 5th स्टेज आ जाती है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसलिए इंसान को नॉर्मली इस एरिया में रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है, इससे बढ़ता है, तो वो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो हाइपरटेंशन क्या होता है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड
इन द आर्टरीज। ब्लड प्रेशर वो होता है जो हमारी आर्टरीज में ब्लड फोर्स के साथ आता है, फ्लो करता है। व्हेन दिस प्रेशर बिकम्स एबनॉर्मली हाई देन इट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब ये ब्लड प्रेशर जो होता है एबनॉर्मली तरीके से आ जाता है, मतलब एबनॉर्मली तरीके से फ्लो करता है, मतलब एक नॉर्मल फ्लो होता है, जैसे अगर नॉर्मल फ्लो हमारा ये है ब्लड सर्कुलेशन का, और ये इस तरीके से फ्लो करने लग जाता है हमारी बॉडी में, तो ये एबनॉर्मली तरीका है। तो जब भी ब्लड प्रेशर जो है एबनॉर्मली तरीके से हमारी बॉडी में मूव करता है, फ्लो करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। इसी चीज़ को कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, ऐसे कौन से आसन होते हैं जिन्हें करने से हम हाइपरटेंशन से बच सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हमारा कम हो सकता है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। जैसे नॉर्मली इंसान बोलते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपको नमक खाना चाहिए, ऐसे थोड़े थोड़े दवाइयाँ लेनी चाहिए, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको कभी भी ब्लड प्रेशर या किसी भी इंसान को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, तो सबसे पहले उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और प्रॉपर एक मीटिंग फिक्स करनी चाहिए, जिससे कि उसे पता चल सके कि उसको क्या क्या करना है और किन किन चीज़ों को नहीं खाना है या फिर परहेज करना है किनसे, और किन किन चीज़ों का उसे सेवन ज़्यादा करना है। तो अब हाइपरटेंशन में कौन कौन से आसन हमें करने चाहिए हम वो पढ़ेंगे। फर्स्टली गाइस, आपके बहुत सारे आसन ऐसे हो चुके हैं जो इसमें रिपीटेड है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आसन रिपीट करेंगे किसी भी डिसऑर्डर में या फिर किसी भी चीज़ की बीमारी में, तो वो मैं आपको कंटिन्यू नहीं करवाऊंगी, रिपीट नहीं करवाऊंगी, ठीक है। अब इसका जो है वो है ताड़ासन, कि इसमें ताड़ासन क्या होता है, माउंटेन पोज कहते हैं इसे। बेसिकली ताड़ासन होता है, जो भी इंसान ताड़ासन करता है उसे अपनी पैरों की उंगलियों पे खड़ा होना होता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके। सबसे पहले आपको स्ट्रेट खड़ा होना होता है, उसके बाद आप अपनी मतलब सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं, अपने हाथों को ऊपर लेके जाते हैं और पूरा इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं। अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके पकड़ते हैं, अपने टोज़ जो पैरों की फिंगर्स होती है उस पर आप खड़े हो जाते हैं, एंड आपकी थाइज, आपके पैर, आपका जो स्टमक है, आपकी चेस्ट, आपका आर्म्स, सब चीज़ें एकदम स्ट्रेट तरीके से स्ट्रेच होनी चाहिए, और आपका जो फेस है वो सामने की तरफ होना चाहिए, हल्का सा नीचे ये भी स्ट्रेट होना चाहिए। ये तरीका होता है कि कैसे आप ताड़ासन करते हैं, माउंटेन पोज करते हैं, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आखिर ताड़ासन क्यों करना चाहिए, तो इट हेल्प्स टू एलिविएट साइटिका। साइटिका मैंने आपको बीमारी बताई थी, जो बटक से स्टार्ट होता है कोई भी दर्द यहाँ कमर की हड्डी से, और वो कमर की हड्डी का दर्द पूरे पैर को फंक्शन करने से रोक सकता है, बंद कर सकता है। तो साइटिका के लिए ये आसन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बेनिफिशियल होता है। इट ऑल्सो मेक्स स्पाइन मोर एलाइज। आपकी जो स्पाइन होती है इसे और ज़्यादा फिट बनाता है और फ्लेक्सिबल बनाता है ये आसन। इट हेल्प्स टू इंक्रीज हाइट एंड इम्प्रूव बैलेंस। इस आसन के थ्रू आपकी जो हाइट है, जो इंसान छोटे रह जाते हैं, जिन्हें हाइट इश्यूज़ होता है कि हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ये आसन करने से उनकी हाइट इंक्रीज हो सकती है और इम्प्रूव करता है ये आपके बैलेंसिंग में, मतलब कि एक कंसंट्रेशन लेवल भी आप लोगों का ये बढ़ा देता है जो ये आसन करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आप पैरों की सिर्फ उंगलियों पे खड़े हैं और अपनी पूरी बॉडी आपने पैरों की उंगलियों पे संभाल रखी है, तो इसमें हाई कंसंट्रेशन चाहिए होता है, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है और आपका बैलेंसिंग भी आपकी इम्प्रूव होती है। इट रेगुलेट्स डाइजेस्टिव, नर्वस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो है रेगुलेट करता है, फंक्शंस करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आपके पाचन तंत्र को सही करता है, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उससे भी ये बैलेंस करके रखता है, रेगुलेट करता है एंड टाइम टाइम पे उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। सो गाइज, नेक्स्ट हमारा जो है वो है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन क्या होता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं, आपके जो पैर है इसे करने का प्रोसीजर क्या है, सेम जैसे ताड़ासन किया था वैसे ही कर सकते हैं इसे भी। तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को फुल स्ट्रेच करना है, खड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में। उसके बाद सांस भरते हुए आपको अपने हाथ जो है वो पीछे लेके जानी है और अपनी बॉडी का बैक साइड वो भी इस पोजीशन में फ्लेक्सिबल होके मूव करना है नीचे की साइड में। पूरी बॉडी इसमें भी स्ट्रेच रहेगी, आपके जो पैर हैं वो एकदम स्ट्रेट रहेंगे,
आपके जो फुट है वो फ्लैट रहेगा फ्लोर पे, आपके यहाँ से जो स्टमक है वो पूरा यहाँ से स्ट्रेच होएगा, आर्म्स आपके स्ट्रेच होंगे, चेस्ट स्ट्रेच होगी और आपकी गर्दन जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी, जिससे कि आपकी गर्दन की भी एक्सरसाइज होती है, नेक एक्सरसाइज भी होती है। तो ये तो था प्रोसीजर कि कैसे आखिर इस आसन को कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स क्या होता है? सबसे पहले ये जो है स्ट्रेच करता है फ्रंट अपर टोर्सो को, जो हमारे ऊपर का ये हिस्सा होता है इसे फ्लेक्सिबल बनाता है और स्ट्रेच कर देता है पूरे तरीके से। इट टोन्स द आर्म्स एंड शोल्डर मसल्स, ये शोल्डर मसल्स और आर्म्स की मसल्स को भी स्ट्रेच करता है। इसके थ्रू आपकी जो थाइस की मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच होती हैं, आपकी जो नीज के नीचे का पोर्शन होता है ये भी स्ट्रेच होता है, आपके जो बटक्स हैं वो भी स्ट्रेच होते हैं, आपकी स्पाइन कॉर्ड होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसको ज़्यादा कमर दर्द होता है वो अगर इस आसन को करता है तो वो अपनी कमर दर्द की बीमारियों से छुटकारा पा सकता है। तो कमर दर्द के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपकी जो यहाँ पे दर्द होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा अचानक से हमारे यहाँ इस साइड पे दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बेनिफिशियल है। इसके कॉन्ट्राडिक्शन क्या होते हैं कि आखिर इसे करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या इसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब कब कब इसे नहीं करना चाहिए। तो इसे अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग हेडेक। अगर आपको हेडेक है तो आप इस आसन को ना करें, क्योंकि हमारे हेड के ऊपर और ज़्यादा फोर्स पड़ता है। जब आपकी पूरी बॉडी मतलब कि हाफ बॉडी जब आपकी नीचे की तरफ मूव करती है एंड आपका हेड भी पूरा, आपका ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से दूसरी तरफ मूव करने लग जाता है, फ्लो करता है। तो जब भी आपको हेडेक होता है तब आप इसे ना करें, क्योंकि इससे हेडेक आपको और ज़्यादा बढ़ सकता है। अवॉइड ड्यूरिंग सीरियस बैक इंजरी। अगर आपको सीरियस बैक इंजरी है, मतलब कोई सर्जरी वगैरह या फिर कोई आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें आसन आपको मना है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप इस आसन को ना कीजिए। उसमें भी ये आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, उल्टा आपको नुकसान ही देगा। अगर आपको कोई चीज़ मना है कि आप लोगों को नहीं करनी है तो आपको फिर ये आसन नहीं करना चाहिए। सो गाइज़, वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। होप सो आप सभी को पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें ज्वाइन करें इन सारे हैंडल्स पर। थैंक यू।